कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं आईसीटी। तो आईसीटी की अगली किस्त हमें पढ़नी है। अभी तक हमने जितना शुभ लैन वैन मैन आज अच्छा लग रहा है, करेक्ट। अब अच्छा ही लगेगा आगे आगे। तो आज का हमारा मुख्य विषय है कंप्यूटर नेटवर्क्स। गुड इवनिंग एवरीवन। लोकल एरिया नेटवर्क खासकर एक बिल्डिंग में या किसी सिटी में ओके, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं और दादाजी रेस्ट इन पीस। लत लग गई, ये तो अच्छी बात है। अच्छी लत अच्छी होती है, बुरी लत जितनी बुरी होती है उतनी अच्छी लत उतनी ही अच्छी होती है। हाँ सीमा, वहां से आप शुरू कर दीजिए। ये भी चलते रहने दीजिए और साथ साथ उसको भी आप करते रहिए बैक में। इथरनेट हमने बताया था पिछली क्लास में आपको, इथरनेट क्या होता है। अब हम इथरनेट के आगे की बात करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है, इसके पहले आप सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में सबसे उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स। बी है सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी। सी है सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। डी है कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। सी विल बी करेक्ट आंसर। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं MAN मैन, मेट्रोपॉलिटन सिटी नाम सभी ने सुना ही होगा। मेट्रोपॉलिटन किसको कहते हैं, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, इथरनेट की भी। मेट्रोपॉलिटन होता है जैसे कोई विशेष शहर, कोई बड़ा शहर। अब उस शहर में बहुत सारे अपार्टमेंट्स होंगे, ऑफिसेज होंगे, बिल्डिंग्स होंगे, मॉल्स होंगे। तो ऐसा नेटवर्क जो पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटी को कवर करता है, इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी एक सर्वर से जुड़े हुए हैं, ये कोई ऑफिस है, कोई ऑफिशियल बिल्डिंग है, ये मेट्रो कोर है, ये भी इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स है। अब आप देखिए मेन सर्वर से कनेक्शन जा रहा है सभी में। हाँ, तो इसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये तो शहर का हो गया। लैन हमने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क, किसी बिल्डिंग का हो गया। अब किसी बिल्डिंग के एरिया नेटवर्क को अगर हम कंसीडर करेंगे, इसको मान लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क, ये बिल्डिंग का हो गया। लेकिन अगर ये लैन इसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन पूरे शहर के केस में अगर हम पूरे शहर को कंसीडर करते हैं तो दैट वुड बी लोकल एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसी से संबंधित है वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम कहते हैं कि पूरे शहर का नहीं, पूरे देश का या पूरे महाद्वीप का, पूरे इंडिया का कंप्यूटर का पूरा जाल है, उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। तो ये थ्री कैटेगरीज हैं एरिया नेटवर्क्स के। लेकिन लैन, मैन, वैन, हाँ, एक और टर्म है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक विशेष व्यक्ति के आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। वह नेटवर्क, उसको हम भौगोलिक इकाई से नहीं मापते। जैसे एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता क्या हो सकती है, आपके घर में एक वाईफाई सिस्टम लगा हुआ है, उस वाईफाई से आपके घर में 10 सदस्य हैं, 10 का मोबाइल चलेगा, 3 बेडरूम है, तीनों की अलग अलग टीवी चलेगी, तीनों की पीसी है, अलग अलग पीसी चलेगी, अलग अलग लैपटॉप चलेगा, और भी बहुत सारे गैजेट्स उससे कनेक्टेड होंगे। तो उसको कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो नेचुरली ये वैन से तो बहुत छोटा है, मैन से भी बहुत छोटा है, लैन से भी छोटा है। पर्सनल एरिया नेटवर्क चलो एक पर्सन के घर में है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पूरी कॉलोनी में एक नेटवर्क लगा दो, पूरी की पूरी कॉलोनी में, कैंपस में कोई कॉलेज है
उस कॉलेज में बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी, जैसे मान लो ये JNU का कैंपस है, यहाँ स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज है, यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पर हॉस्टल्स हैं, नर्मदा हॉस्टल, ताप्ती हॉस्टल, चंद्रभागा हॉस्टल, यमुना हॉस्टल, कावेरी हॉस्टल। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ये डीन का ऑफिस है, ये VC का ऑफिस है, पूरे कैंपस में। अब ये पूरा कैंपस एक विशेष प्रकार के नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे एक कैंपस में जो नेटवर्क काम करेगा उसको बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क, CAN, CAN। ये बहुत ही साधारण है, इसमें कुछ भी खास टेक्निकलिटीज नहीं है, बस नाम का अंतर है। वायरलेस टेक्नोलॉजी जब से आ गई, वाईफाई, वाईमैक्स, वाईमैक्स को कहते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, उसको फुल फॉर्म में कहते हैं वाईमैक्स। वर्ल्ड वाइड माइक्रोवेव एक्सेस। लंबी दूरी का ये वाईफाई सिस्टम है, बेतार से बिना तार के डेटा का संचरण करता है, और 3 to 4 गीगाहर्ट्ज के बीच ये काम करता है, या कह लो कि एक बड़े इलाके पे फैला हुआ वाईफाई, ये होता है वाईमैक्स। जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, एक बड़ा सा एंटीना है और डिफरेंट डिफरेंट सर्वर लगे हुए हैं, इन सभी सर्वर तक ये अपने सिग्नल पहुंचा रहा है। इन सर्वर्स में भी आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें देख रहे होंगे, IPTV सर्वर, MIPv6, वाईमैक्स, वाईमैक्स तो मैंने आपको बताया, इंडोर SS, वाईमैक्स BS, PTP सर्वर। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि वाईमैक्स किसको कहते हैं और वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या है। वाईमैक्स के बाद एक और आता है WLL, वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप क्या होता है इसकी हम आगे बात करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 8 बिट्स का एक संग्रह क्या कहलाता है? बाइट, शब्द, फाइल, फोल्डर। अब इसको गलत लगाओगे तो गुनाह हो जाएगा। तो 11% लोगों ने गुनाह किया है, 13% लोगों ने। कौन है वो? ICT आप पढ़ रहे हैं और आपको बिट्स और बाइट नहीं मालूम क्या होता है। 10% लोग बिट्स को कह रहे हैं शब्द, बिट्स वर्ड्स होते हैं। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? निम्न में से किसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, जो कि किसी बाह्य उपकरणों को अपने नियंत्रण में रखता है? सामान्य पावर यूनिट, सामान्य प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह भी उसी प्रकार का प्रश्न, इससे साधारण प्रश्न हो ही नहीं सकता ICT में। कृपया सोच समझ के बटन को छुएं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? CPU। इसको मैंने फोटो बना बना के आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था?
अब इस तरह की संरचना है, इसको बोलते हैं WLL, वायरलेस लोकल लूप्स। इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहली बात की तो ये वायरलेस है, दूसरी बड़ी बात की लोकल है, और तीसरी बड़ी बात है इसमें लूप है। लूप क्या होती है? इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से डेटा भी जाता है। लाइन इंटरनेट का नहीं होता, टेलीफोन का होता है, इसको कहते हैं WLL। फिर आता है VPN। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका निर्माण इंटरनेट को यूज करने वाली किसी प्राइवेट कंपनी को इंटरनेट की सुविधाएं देने के लिए किया जाता है। ये प्राइवेट नेटवर्क, उदाहरण के लिए जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इंटरनेट हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस और रिमोट रोमिंग यूजर्स सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। हेड ऑफिस में इसका सर्वर है और सभी तक ये इंटरनेट जा रहा है। इसको कहते हैं इंटरनेट VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये तो हमने बताया कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी क्या होता है? जैसे आपने देखा कि इस सर्वर का नेटवर्क इस सर्वर में जुड़ा हुआ है, इसका नेटवर्क इसमें भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है। अगर ये सीधे किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से जुड़ा है तो इसको जोड़ने के जंक्शन को कहते हैं नोड। अगर एक सर्वर किसी दूसरे सर्वर या सब सर्वर से जुड़ा है तो इसको कहते हैं टर्मिनल। नोड्स एंड टर्मिनल्स। टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क जोड़ने की संरचना को बताता है टोपोलॉजी। उदाहरण के लिए इस चित्र में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दिख रहा है चित्र? अगर नेटवर्क इस तरीके से जुड़ा है इसे कहते हैं बस। बस टोपोलॉजी। जैसे ब्रांचेज निकली हुई हैं, ये है स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। इनकी संरचना पर इनका नाम है। अब इसमें स्टार रिंग सब कुछ मिक्स हो गया है तो इसको बोलेंगे मेस टोपोलॉजी, और इसमें मेस भी मिक्स हो गया है, इसको बोलेंगे हाइब्रिड। जैसी संरचना है वैसा इसका नाम है। तो मुख्य रूप से 4 टोपोलॉजी है: स्टार, बस, रिंग और ट्री। ये समझ में आ गया इनकी संरचना के आधार पर टोपोलॉजीज के नाम है। स्टार टोपोलॉजी, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो सेंटर में सर्वर लगा होता है, सेंटर में सर्वर में जो नोड लगा होता है इसको कहते हैं होस्ट नोड, केंद्रीय हब। तो सारे जो पेरिफेरल नोड्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें इंडिविजुअली कंप्यूटर नहीं जुड़े होते हैं, ये होस्ट नोड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये तो देखने से ही पता चला, लेकिन जो इसमें गौर करने वाली बात है कि इन नोड्स को आपस में जोड़ने के लिए जिन संचार लाइनों की जरूरत होती है उन संचार लाइनों को हम कहते हैं N1, नोड 1। ये N1 आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा
कि N1 नोड्स किस टोपोलॉजी की विशेषता है, किस टोपोलॉजी की विशेषता है। स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद आता है बस टोपोलॉजी। इसमें आप देख रहे हैं कि सेंटर में एक केबल जा रहा है। ये जो सेंट्रल केबल है इसे बोलेंगे ट्रांसमिशन लाइन। और इसी ट्रांसमिशन लाइन से सारे कंप्यूटर्स के नोड्स जुड़े होते हैं जिनसे नेटवर्क सप्लाई होता है। तो किसी एक स्टेशन द्वारा डेटा सभी नोड्स में जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं पॉडकास्ट नेटवर्क। पॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें डेटा को खास पैकेट्स में भेजा जाता है और इनमें खास एड्रेस रहता है और कंप्यूटर के नोड्स इसी एड्रेस को पढ़ करके अपने लिए बने डेटा को कैच कर लेते हैं। जैसे मान लो ये बंदा नेट की तैयारी कर रहा है, ये बंदा है कंप्यूटर में, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ये नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। तो नेट वाले वो बुक्स यहाँ से उठाएगा जो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी, यूपीएससी वाला वो बुक उठाएगा जो यूपीएससी के लिए होगी, नीट वाला वो बुक उठाएगा जो नीट के लिए होगी। उसी तरह से इसमें सभी तरह की डेटा जा रही हैं। कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं डेटा को लेते हैं जो उनके लिए बना होता है। अब प्रश्न उठता है कि बस टोपोलॉजी किस एरिया नेटवर्क में यूज की जाती है, तो ये लैन में यूज की जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशन बस टोपोलॉजी पे ही होता है, इसलिए क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक बिल्डिंग में होता है। तो बिल्डिंग में एरिया नेटवर्क जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो लैन के थ्रू होते हैं। हाँ, बस टोपोलॉजी के नेटवर्क को पॉडकास्ट नेटवर्क कहते हैं। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो बस आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। ये देखिए रिंग टोपोलॉजी, सभी नोड्स एक दूसरे से लूप्स में जुड़े हुए हैं। बस टोपोलॉजी के अंत बिंदुओं को जोड़ देने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण हो जाता है। यानी बस टोपोलॉजी जहां पे सीधी थी, इनको आपस में जोड़ दिया, दो नोड को जोड़ दिया। तो हर नोड अपने बगल वाले नोड से डेटा प्राप्त करता है। जैसे इस नोड से इस कंप्यूटर ने डेटा प्राप्त किया, अब इसमें देखता है कि ये डेटा इसके लिए अनुकूल है कि नहीं। अगर अनुकूल है तो उसका यूज करेगा, नहीं तो वो अगले नोड को भेज देता है। और हर नोड के साथ लगा होता है रिपीटर जो सूचनाओं को फिर से भेज सकता है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि सूचनाएं बैक नहीं जाती, आगे की तरफ ही जाती। अब ऐसा नहीं है कि इसने कोई डेटा इस कंप्यूटर को दिया तो ये कंप्यूटर इसको वापस करेगा, नहीं, अपने यूज करके ये कंप्यूटर आगे वाले को डेटा भेज देगा। तो ये रिंग टोपोलॉजी है, क्लियर है रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद आते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी इन दोनों को मिला देते हैं तो ट्री टोपोलॉजी बन जाती है, ये दोनों का मिश्रण है। तो जो गुण स्टार टोपोलॉजी में है, जो गुण बस टोपोलॉजी में है, वो गुण इसमें होगा। तो ये मुख्य मुख्य टोपोलॉजीज हैं, इनसे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं कुछ प्रश्न मैं भी करूंगा। जब कंप्यूटर बूट कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS बायोस किसके द्वारा लोड किया जाता है? रैम, रोम, CD रोम, TCP।
मैंने कितनी बार बताया है कि कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो रोम में होते हैं, रीड ओनली मेमोरी में होते हैं, बताया कि नहीं बताया? फिर भी तुम लोग गलत लगा रहे हो। जो भी कंप्यूटर में फंक्शनिंग होते हैं वो रीड ओनली मेमोरी में होते हैं। तो बायोस जो होता है, ये मैं बता चुका हूँ बार बार। अच्छा, दूसरी बात है, मैं नर्वस नहीं, मैं शांत हूँ। अब मुद्दा वही है कि डॉक्टर को किसी को समाधि वाले व्यक्ति को दिखाया जाए तो कहेगा कि संत जी डिप्रेशन में चल रहा है। मीराबाई को दिखा दो तो नाच रही है तो पागल हो गई। कबीरदास जी को दिखा दो तो कबीरदास जी डिप्रेशन में, क्योंकि वो उतना ही देख पाता है जितना उसकी क्षमता हो। जितने आध्यात्मिक पुरुष हैं डॉक्टरों के लिए वो पागल ही हैं, पगला गए हैं, मेंटल ट्रॉमा हो गया है। कोई नर्वस वगैरह, नर्वस में कैसे हूँ? निम्नलिखित में से सीपीयू के कौन से अवयव हैं? इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और ब्राउजर, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी। ये सब मैंने विस्तार से आपको एक्सप्लेन किया था। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं जी, 3% फिर भी कम हो गया, शो नहीं हुआ। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का वो पार्ट है जहाँ पे कंप्यूटर गणितीय गणनाएं करता है, जो भी मैथमेटिकल होता है वो। कंप्यूटर का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ से प्राप्त निर्देशों पर इंस्टेंट रिएक्शन देता है? प्राथमिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी, नियंत्रण अनुभाग यानी कंट्रोल यूनिट, बाहरी स्मृति यानी एक्सटर्नल मेमोरी, कैश स्मृति यानी कैशे मेमोरी। एएलयू कंट्रोल यूनिट में रहता है। निम्नलिखित में से बटन और मेन्यू किसमें होते हैं जो कि सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस को तीव्रता से पहुंचा देते हैं? मेन्यू बार, टूल बार, विंडो, कोई नहीं। टूल बार। अब नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट को कहते हैं अंतरजाल। अंतरजाल को इंग्लिश में इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्कों के नेटवर्क को, तो इसमें लैन, मैन, वैन, पैन सब मिला होता है। जब इनका छोटे पैमाने पर उपयोग किया जाता है उसको इंटरनेट कहते हैं, बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है उसको इंटरनेट कहते हैं। तो मेन रूप से इंटरनेट बना होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिलाकर।
इंटरनेट का लाभ केवल उसी कंपनी के कर्मचारी उठा सकते हैं हेलो, जिसका वो मालिक है। हाँ सर जी, हाँ आप होमवर्क एक और देते टर्म है हैं, वो एक्स्ट्रानेट। भेजती नहीं है, तब उसको बोलते भी नहीं है एक बार कि हमारे लिए तो होमवर्क क्यों नहीं बनाई, घरे नहीं आया तुम्हारा होमवर्क। एक्स्ट्रानेट की अच्छा सहायता से ठीक है, किसी अब संस्था आज का बोल दिए हैं इंट्रानेट उसको। दूसरी नहीं, अभी हम संस्था बोल के देते हैं, इंट्रानेट का नहीं यूज तो कर मोबाइल सकते चुप रहिए। ये किसी तुम को कलाकार वाला हैं। तो ये कैसे कुछ होगा टर्म है ना? एक्स्ट्रानेट इंट्रानेट जो इंटरनेट के अलावा है। ठीक, अभी हमको बात करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसको इसके बारे में ये सभी हमको लगभग बहुत कुछ जानते हैं। हमारा नाम ले लीजिएगा तो बोलूंगी। तो इसके आप बारे ही में का कुछ हूँ भी माफ कर बताना दी। दिन के उजाले में दीपक जलाना है, जिसका कोई ज्यादा मतलब तो है नहीं। फोन आया है, जल्दी ये बोलो। है कि नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उससे डेटाज साझा किए जाते हैं, अंदर सॉफ्टवेयर होता है, इनमें डेटाज फाइलों के रूप में संग्रहित होते हैं। हेलो। लेकिन कंप्यूटर पूरी हाँ दुनिया में सबसे पीहू, आप पहले किस होमवर्क संस्था करती ने हो, शुरू भेजती नहीं हो? इंटरनेट पूरी दुनिया में सबसे पहले किस संस्था ने शुरू किया? हाँ, कौन बताएगा? वेरी गुड सनी। हेलो, क्या हुआ? पेंटागन जो होमवर्क अमेरिका की करके रक्षा क्यों नहीं इकाई है भेजी हो? उसने शुरू किया। तो भेजती क्यों नहीं हो? तो इंटरनेट का इतिहास भी बड़ा रोचक जल्दी है। करके भेजो, जरूरी है हमको। हेलो, भेज रहे। इसको ठीक, जानना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, इंटरनेट का इतिहास। हाँ हेलो। आज क्या दिए सर को? इसको दिए हैं कंट्री नेम, देश नेम, शहर का नाम, क्या? इंग्लिश में लड़का लड़की का नाम, 1969 इतना करेगी कल मैच होता है। लड़की का नाम, अमेरिकी रक्षा कंट्री विभाग नेम, यानी नेटो, देश का नाम, शहर सॉरी का नाम। अब कल वाला पेंटागन। जो पहले ऊपर वाले भूमिक नहीं बोले हैं, आकार की मात्रा वाला। हम्म, हाँ, नहीं भेजिएगा तो फोन कीजिएगा सर। के हाँ एडवांस नहीं भेजिएगा फोन कर रहे फिर वो। नहीं, रिसर्च पहले भेजिएगा प्रोडक्ट प्रोजेक्ट ठीक एजेंसी यानी अर्पा ठीक। ने अमेरिका के 4 अलग अलग यूनिवर्सिटी से बात की। और इन चारों अलग अलग एजेंसीज का आपस में कनेक्ट कर दिया इन्होंने, और इस तरह से अर्पानेट की शुरुआत हुई 1969 में। अब यहाँ कनेक्शन का मतलब, अर्पा का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एजेंसी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट। अब ये चारों विश्वविद्यालयों ने अपने कंप्यूटर जोड़ दिए, तो इनमें क्या करते थे, ये फाइलों को साझा करते थे, फाइलों को। बाद में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम फाइलों को जब साझा कर सकते हैं तो एक इसका इंटरफेस क्यों ना बना दें, जो जैसे हम चिट्ठी लिखते हैं किसी को तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, वैसे ही पत्र के रूप में क्यों नहीं हमारी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। इस तरह से 1972 में शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल की, इन्हीं चारों यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत। बाद में इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब हम चिट्ठी भेज सकते हैं तो अन्य चीजें क्यों नहीं भेज सकते। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब, यह डिपेंड करता है इस बात पे कि आप भेजना क्या चाहते हो। इन्होंने कहा कि हम जब टेक्स्ट भेज सकते हैं तो फोटो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, साउंड भी भेज सकते हैं एक से दूसरे को, जो विद्युत संकेतों के माध्यम में जाएगा और दूसरे के कंप्यूटर में अपने असली रूप में आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात तो बड़ी सही है, वेरी गुड, बड़ी दूर की सोची है आपने, लेकिन एक बात बताइए, एक कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए वो माध्यम क्या होगा। टेक्स्ट तो चलो सिंपल है, टेक्स्ट में इतनी ऊर्जा नहीं लगती, इतनी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है। एक गिलास पानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो पाइप ले लो, पाइप में गिरा दो पानी, वो जिधर ढलान देगी तो चला जाएगा। लेकिन आप जो नाना प्रकार की चीजें ट्रांसमिट करेंगे, उनका ट्रांसमिशन होगा किस माध्यम से, कंट्रोल कैसे होगा। मान लीजिए हमने भेजना शुरू कर दिया तो उसको रोकेंगे कैसे। तो एक दिक्कत है ट्रांसमिशन की, दूसरा दिक्कत है कंट्रोल की, उसको कंट्रोल करने की। वैज्ञानिकों ने 1 साल तक मेहनत की और एक तरीका बनाया, एक प्रोटोकॉल बनाया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है तरीका, मेथड, विधि, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको कहते हैं TPP। इसको बनाने में 1 साल लग गया।
ये इसको इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि इट वाज लाइक अ पाइप थ्रू व्हिच डेटा और मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। लेकिन ये चलता रहा 10 साल 11 साल तक ये चला। शुरुआती दौर में सिर्फ ये होता था कि इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में फाइल चला गया, लेकिन जब तक ये कंप्यूटर उसको देखता और उसको लिखना पड़ता था, डाउनलोडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। संकट ये आया कि हम उस कंप्यूटर में फाइलों को सुरक्षित नहीं कर सकते। आज हमारे लिए डाउनलोडिंग बड़ा ही ईजी लगता है कि उसको हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर में संग्रहित कर लें, लेकिन उस जमाने में ईजी नहीं था। तो कहा गया कि ऐसा है वैज्ञानिकों, ये जो आपने बनाया है ना, हर चीज़ का हमको या तो कैमरे से फोटो करनी पड़ती है या तो सब लिखना पड़ता है, फायदा क्या है? पेपर वर्क तो उतना ही लग जाता है। ये जो टीपीपी बनाया वो, तो इसमें कुछ सुधार करो ताकि फाइलें वहां जाए तो उसको हम अपने पास रख सके, ताकि बार बार होता ही था कि ऑफिस खुलता था, कल जो फाइल भेजी फिर से भेजो, तो फिर से भेजता था, फिर वो करते थे, फिर परसों जो फाइल भेजी फिर से भेजो, फिर वो फाइल भेजी फिर से भेजो। बार बार भेजने के चक्कर को मिटाने के लिए इन्होंने एक नई विद्या लगाई जिसे कहते हैं एफ टीपीपी को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। इसको कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब बड़ी बड़ी चीजें एक से दूसरे जगह भेजी जाने लगी, उनको डाउनलोड किया जाना संभव हुआ। ये डाउनलोड किया जाना वाला संभव हुआ, यानी एफटीपी आया है 1983 में। सर जी बुक में अर्पा, अर्पा की जगह अपरा। देखो, नुक्ता का हेर फेर है। एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी कर लो या एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कर लो। अब इसमें इसमें कौन सा पहले वाला था, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से तो दोनों हो सकता है, मीनिंग तो वही रहेगा, कुछ भी आगे पीछे कर लीजिए। एक्चुअली मेरे भी स्लाइड में अपरा ही दिया है, एपीआरए दिया है, लेकिन मुझे एपीआरए अच्छा नहीं लगा। एडवांस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी से की तुलना में मुझे लगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, तो मैंने इसको हेर फेर कर लिया खुद ही। लेकिन अगर अपरा दिया है तो मे भी अपरा सही हो। टीटीपी का फुल फॉर्म यहाँ लिखा ना, ट्रांसमिशन, सॉरी ये टीपीपी क्यों लिखा है? ये टीसीपी होगा ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होगा टीसीपी। एफटीपी होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आकर के फाइलें डाउनलोड करना, बड़ी बड़ी फाइलें भेजना संभव हुआ। ठीक है, इसके बाद चूंकि 1983 में चीजें ये डेवलपमेंट हुआ, तो व्यवस्थित रूप से पहला प्रयोग अमेरिका की मिलिट्री ने करना शुरू कर दिया इंटरनेट का। तो इंटरनेट के यहाँ पे दो भाग हो गए, एक अर्पानेट, दूसरा जो मिलिट्री यूज करती थी उसको कहा गया मिलनेट। इसके बाद ये मिलनेट बना 1983 में। 19
1986 तक आते आते यूनाइटेड स्टेट नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF ने एक नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया जिसको कहते हैं NSF नेट। तो ये बहुत बड़े पैमाने का नेटवर्क था जिसमें इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग किया गया, यानी पूरे शहर में या कह लो कि पूरे प्रदेश में 1986 में ये प्रयोग होना संभव हुआ। लेकिन अभी भी इंटरनेट से क्या काम होता था, एक फाइल से दूसरी फाइल चली जाती थी बस, और कुछ नहीं, डाउनलोड हो जाती थी। 1988 में जाकर के ये तकनीकी फिनलैंड पहुंच गई, और फिनलैंड में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जाक्रको ओकेरिनेने। इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी विकास किया चैटिंग का, इंटरनेट चैटिंग। चैटिंग हम लोग जानते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में चैट ही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। लेकिन 1989 में एक और वैज्ञानिक पैदा हुए, ली बर्नर्स ली। इन्होंने कहा कि जो चीजें आप थोड़े पैमाने पे कर सकते हो पूरी दुनिया में क्यों नहीं कर सकते हो। इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड लेवल पे इस तरह से वितरित करने में क्या अवरोध है, क्या बाधा है। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब होश की बात करो, पूरी दुनिया में कैसे कर लोगे। उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। कहा दिखाओ। टी बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। एक नई तकनीकी थी। अभी तक इंटरनेट पे नॉर्मल टेक्स्ट चलता था, ABCDEFGH। इन्होंने एक इंटरनेट का नया टेक्स्ट डेवलप किया जिसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। ये हाइपर टेक्स्ट क्या था, नॉर्मल टेक्स्ट में ही एक लिंक डाल दिया गया था, तो ये बन गया था हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक क्या करता था कि इंटरनेट के विभिन्न साइटों को एक दूसरे से इसने जोड़ दिया, और यहीं से WWW की शुरुआत हुई। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट आम आदमी का प्रयोग का विषय नहीं था, आम आदमी भी इसको प्रयोग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसा कोई इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का विकास ही नहीं हुआ था कि आम आदमी उसको समझ सके, उसको ऑपरेट कर सके बिना इसकी टेक्निकलिटी को जाने। मामला कुछ ऐसा ही था कि पुराने जमाने में, प्राचीन काल में आग का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन आग जलाने के लिए सूखे पत्ते इकट्ठे करो, फिर वो टहनी लाओ जो आपस में रगड़ने पे चिंगारी फेंकती है, वो टहनी सूखी हुई होनी चाहिए। फिर उस जगह की तलाश करो जहाँ पे हवा ना आती हो डायरेक्ट, फिर उस जगह की तलाश करो जहाँ पे ना जमीन में नमी हो, ना टहनी में नमी हो, ना पत्ती में नमी हो। फिर उस जगह की तलाश करो जहाँ पे आग जलाने पर आसपास ना आग पकड़ ले, इसलिए पत्तों को एक अलग जगह इकट्ठी करनी पड़ती थी। फिर साथ में कुछ ऐसी व्यवस्था भी रखनी पड़ती थी कि अगर आग अनकंट्रोल्ड हो जाए तो पानी रखना पड़ता था कि तुरंत उसको बुझाया जा सके, उसको काबू पाया जा सके। इतना सारा आयोजन करने के बाद इंसान आग जलाता था, घंटों टहनी को रगड़ते 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 चिक 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 करते करते चकमक पत्थर ला के उसको मार मार के 2000-3000 पत्थर टकराने के बाद थोड़ा सा शुगबुगाहट होता था, आग जल जाती थी। कल्पना कीजिए कोई आदिवासी अफ्रीका के घने जंगलों में ऐसा करते, अभी भी ऐसा करते हैं। वहां मैं पहुंच गया, मैं देख रहा हूँ कि 25-30 पूरा गांव के लोग वहां खड़े होकर के पत्थर पे पत्थर टकराए जा रहे हैं, पत्थर पे पत्थर टकराए, चकमक पत्थर, चिंगारी लगाए जा रहे हैं, आग जल रही है। मैंने कहा हटो हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आर यू फुलिश। उन्होंने कहा कि जी हम आग चला रहे हैं। ऐसे चलता है, बेवकूफ कहीं के। मैंने अपने जेब से 1 रुपए की दिया सलाई निकाली, पत्थर पत्ती में फेंका और पत्ती भभक के आग जल गई। सारे लोग ऐसे खड़े हो गए, भाला लेके लगे नाचने, जिंगा लाला हो हुर्र हुर्र, मुझे राजा बना दिया, पत्थर के सिंहासन पे बिठा दिया, नरमुंडों की माला पहना दी, हमारे कपड़े निकाल के घास फूस के कपड़े पहना दिए। उन्होंने पूछा ये जो आपके हाथ में जो डिब्बी है ये क्या है।
माचिस की डिब्बी है जो 50 पैसे में, 1 रुपए में मिलती है दुकानों पे। मैं कहूंगा कि इस डिब्बी की कीमत है 10 करोड़ रुपए, यानी तुम्हारा जो सारा साम्राज्य है इसकी 1 तिल्ली में बेचूंगा 10 लाख में। तो आपको लगता है वो खरीदने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे? वो मान नहीं लेंगे, कम से कम मान तो लेंगे ही मेरी बात। इतना जटिल कार्य एक माचिस की तिल्ली से हो सकता है। हम क्या क्या कर रहे थे इसके लिए, पत्थर पत्थर टकरा रहे थे। इस बंदे ने जेब से निकाला, मारा। ये मैं कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि www तक हम वहां तक पहुंचे हैं जहां तक आग को हम पत्थर से जला रहे हैं। 1991 में पहली बार माचिस का निर्माण हुआ इंटरनेट के दृष्टिकोण से। इसको कहते हैं फर्स्ट यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। अब इस फर्स्ट यूजर फ्रेंडली फेस का नाम क्या था? गोफर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक आम आदमी भी कंप्यूटर को खोलेगा और कहीं पे वो क्लिक करेगा और इंटरनेट का यूज करना शुरू कर देगा। उसके लिए पूरा पत्थर वत्थर नहीं इकट्ठा करना उसको। दिस इज द डिफरेंस। और ये हुआ 1991 में। 1993 में मोसाइक एक गोफर का नेक्स्ट पार्ट आया और थोड़ा सा डेवलप्ड। लेकिन ये भी इंटरनेट पूरी दुनिया में 4-5 लोग या 2000 लोग यूज कर सकते थे, जो बड़े अमीर आदमी होते थे। शशि कपूर हमारे उनमें से एक थे, शम्मी कपूर, शशि कपूर। ये लोग आपने देखा होगा कि अपने जीवन काल में ये हाथी के समान मोटे हो गए थे, मतलब बुढ़ापे में। इन लोगों ने बड़ा भयानक वेट पुट ऑन किया था और उसी की वजह से अल्लाह को प्यारे हुए। ये इंटरनेट की वजह से इन लोगों को इंटरनेट मिल गया और दिन भर ही करते रहते थे, ये वेबसाइट वो वेबसाइट। इनको बड़ा मजा आता था उसमें, शम्मी कपूर को खासकर मजा आता था। 1994 में आने के बाद नेटस्केप कम्युनिकेशन और 1994 में माइक्रोसॉफ्ट, 1995 में माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों ने पहली बार अपने अपने ब्राउजर को मार्केट में लॉन्च किया। ब्राउजर वो विंडो है, वो आइकॉन है, जैसे आप कमरे में जाते हो तो पैकेट देख करके समझ जाते हो कि इसमें केक है, इसमें बिस्किट है, इसमें बादाम भरा होगा, इसमें नमकीन होगा। पैकेट पैकेट से पता चल जाता है कि इसमें क्या है। ऐसा नहीं कि नमकीन का पैकेट खोल करके आप उसमें पेड़े की उम्मीद करके हाथ डाल रहे हो और मुंह में डाल रहे हो तो नमकीन लगा है तो मुझे धोखा होगा। नहीं, इसमें पेड़ा होना चाहिए। नहीं, पैकेट से ही पता चलता है क्या है। ब्राउजर वो पैकेट हैं जो आपके डेस्टिनेशन के बारे में उनको देख के ही पता चल जाता है। तो इन्होंने व्यवस्थित कर दिया एक सर्फिंग की यात्रा को। फिल्म देखना हो तो अलग ब्राउजर, गाना सुनना हो तो अलग ब्राउजर, इंटरनेट पे ही। न्यूज सुनना हो तो अलग ब्राउजर, सर्च करना हो तो अलग गूगल। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के आने से इंटरनेट का कॉमर्शियल यूज होना शुरू हुआ। पहली बार कॉमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया। लोगों ने अपने कंपनीज के अलग अलग वेबसाइट बनाने शुरू किए। इसके बाद इंटरनेट का गोल्डन पीरियड शुरू होता है। 1996 तक आते आते दुनिया भर में इंटरनेट इतना लोकप्रिय हो गया कि 1996 में 5 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज करने लगे। 1999 तक आते आते इंटरनेट से दुकानदारी शुरू हो गई, जिसे कहा गया ई कॉमर्स। इंटरनेट के द्वारा खरीद फरोख्त होने लगी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉप 101, मिंत्रा, ऐसे हजारों। और आज ई कॉमर्स का एक बंदा जिसके पास एक छोटी सी दुकान भी नहीं है पान बेचने की भी, वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी। लेकिन भारत में इंटरनेट आया 1995 में, और भारत में जो पहला इंटरनेट शुरू हुआ VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और तो ये इंटरनेट की कहानी। उसके बाद तो हम सब जानते ही क्या क्या हुआ। आज हम इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से लोग अपना भविष्य बना रहे हैं, इंटरनेट से लोग अपना भविष्य बिगाड़ भी रहे हैं। इंटरनेट से चोरी डकैती शुरू हो गई, लाखों रुपए अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब। ई थेफ्ट भी शुरू हो गया, ई चोरी, ई डकैती, ई रिक्शा भी शुरू हो गया।
कुछ इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल्स हैं जिनको जानना जरूरी है, जिनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? एक नियम। किसी से आप मिलते हैं सामान्यतः, एक औपचारिक मुलाकात करते हैं तो उसका अभिवादन करते हैं, नमस्कार। या आप बड़े महान व्यक्ति हैं, अगला नाचीज है तो वो अभिवादन करता है, आप उसका प्रत्युत्तर देते हैं, जीते रहो जीते रहो, खुश रहो। आप भारतीय संस्कृति के चाहने वाले हैं तो संस्कृत में जवाब देते हैं, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा करना ही करना है। हाँ, मुझसे तो नहीं मिल पाती, ये बात बिल्कुल सही। इंटरनेट लोगों को मिलाता भी। प्रोटोकॉल वो नियम है जो आवश्यक है इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट के अपने प्रोटोकॉल को मैंने अभी बताया, आपको कहा जाता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसको और शॉर्ट में कहा जाता है सिंपल भाषा में आईपी। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस इसी से बनता है। तो ये एक तरह से एड्रेस है। अब इंटरनेट को कहाँ जाना है, क्या करना है, या किसी भी मैसेज को कहाँ जाना है, उसके लिए उसको एड्रेस की आवश्यकता है और एक मीडियम की आवश्यकता है। मीडियम के माध्यम से वो जाएगा और अपने सुनिश्चित पते पर पहुंचेगा। टीसीपी में वो तकनीकियां शामिल हैं जो डेटाज को, पहले तो डेटा होती है रॉ डेटा, और रॉ डेटाज को ये छोटे छोटे पैकेट्स में बांटते हैं। टीसीपी पैकेट में बांटते हैं, बांट करके फिर पैकेट में रीअसेंबल करते हैं और रीअसेंबल करके सुरक्षित पहुंचा देते हैं अपने गंतव्य पर। तो टीसीपी इज दिस प्रोसेस, division of the data and recollection, reunion of the data, and IP is the address to which data has to reach. Data have to reach. तो IP को हम कैसे लिखते हैं? इस वे में लिखते हैं, यूजर एट होस्ट डॉट डोमेन। इसमें ये चिट्ठी का संदेश, मतलब वो है, पता है। तो आईपी एक तरह का एड्रेस। अब आईपी एड्रेस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। ये चारों भाग अलग अलग चीजें आपको बताते हैं। इनको दशमलव से अलग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे होता है आईपी एड्रेस 192.168.210.15। किसी भी 2 कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सेम नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। आईपी एड्रेस शुरुआत हो सकती है 0 से, और ज्यादा से ज्यादा ये 255 की संख्या तक जाते हैं। जब कभी भी एड्रेस होंगे 255 और 0 के बीच में ही होंगे, सभी प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए। ऐसा नहीं है कि आईपी एड्रेस सिर्फ कंप्यूटर का होता है। जो चीज इंटरनेट से चल सकती है उन सभी का होता है। क्या क्या चीज इंटरनेट से, क्या क्या डिवाइस से चल सकते हैं? कंप्यूटर तो चल ही सकता है, मुख्य अभियुक्त तो यही है। सर्वर का भी होता है, प्रिंटर भी इंटरनेट से चलता है, स्मार्टफोन, इन सभी का एक यूनिक एड्रेस होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। इस प्रिंटर भी आ गए ना ऑनलाइन, मतलब ऐसे प्रिंटर आ गए जो डायरेक्ट इंटरनेट से ही चलेंगे और इंटरनेट से ही आपके कमांड को फॉलो करके वो प्रिंट आउट निकालेंगे। तो इसको पूरी तरह से कहते हैं, हाँ, फैक्स भी तो प्रिंटर से ही चलेगा। टीसीपी आईपी, इसके डिजाइनर ने इस एड्रेस को एक 32 बिट के नंबर के रूप में परिभाषित किया। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv4 के नाम से जाना जाता है। हाँ, आईपी एड्रेस इंसान का नहीं होता, डिवाइस का होता है। अगर एक इंसान 25 डिवाइस यूज कर रहा है तो 25 का आईपी एड्रेस अलग होगा।
पहले IPv4 था, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब इंटरनेट जब पूरी दुनिया में फैल गया 1995 में, तो पहले 32 बिट की संख्या यूज होती थी। अभी सिचुएशन हो गई है कि 128 बिट का उपयोग होने लगा है। तो इसके लिए नया आईपी एड्रेस डेवलप करना पड़ा, जिसे कहा गया IPv6। अभी ये प्रचलन है। तो मैंने बताया टीसीपी, ये पुरानी कहानी थी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नहीं, IPv4 भी चलता है, ऐसा नहीं चल रहा है। चलो, जैसे अभी विंडोज 11 आ गया, लेकिन विंडोज कुछ लोग हैं जो विंडोज 10 भी यूज कर रहे हैं, 8 भी यूज कर रहे हैं, 7 भी यूज कर रहे हैं, 3 भी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम रॉकेट चला रहे हैं तो बैलगाड़ी यूज नहीं हो रही, बैलगाड़ी भी यूज हो रही है, कम हो रही है, रिमोट एरियाज यूज हो रही है। तो यूज तो सभी का होगा। अभी हमारे पास रेमंड्स के शूट्स आ गए, तो धोती पहनने वाले तो है अभी भी। खैर, टीसीपी था पहले, टीसीपी आज भी है। टीसीपी का एक एडवांस्ड वर्जन आ गया है, यूडीपी। सॉरी, यूडीपी। लास्ट वाला क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की जगह इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 लाना पड़ा, क्योंकि अब 128 बिट की संख्या आईपी एड्रेस में यूज हो रही है, और टीसीपी के स्थान पर एक नया वर्जन यूज होना शुरू हो गया है, जिसे हम कहते हैं यूडीपी। इसका मतलब क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यूडीपी हुआ या आईपी हुआ, इनको हम कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं, क्योंकि अब तार का मामला चला गया। कुछ और चीजें हैं जिनसे इस बार भी प्रश्न आता है। एक है HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या काम करता है? ये वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच कॉन्टेक्ट करता है, कनेक्ट करता है इन दोनों को। HTTP। तो यहां तक बात समझ में आई? अब कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए। इनमें से कंट्रोल शिफ्ट आल किस प्रकार की कीज हैं? समायोजक, कार्य संशोधक, अक्षरांकीय। समायोजन का मतलब होता है बैलेंस, कार्य का मतलब होता है फंक्शन, संशोधन का मतलब होता है एडिटिंग, अक्षरांकी का मतलब होता है न्यूमेरिकल। बोल ही नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? सीपीयू का। प्रिंटर, कीबोर्ड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उपरोक्त में से कोई नहीं।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति पर कंप्यूटर को चालू करने हेतु निर्देश होते हैं? अगर इसको गलत किए तो फिर ये भी माफ नहीं कर सकते। रैम, सीडी रोम, रोम, उपरोक्त सभी। मुझे सुधरोगे नहीं, मैं कह रहा हूं कि शुरुआत रोम करता है, शुरुआत रोम करता है। अब मैं गाना गाऊं, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तो अंतर्यामी। एक कंप्यूटर के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर सामान्य रूप से अनेक उच्च गति के भंडारण तत्व होते हैं। सेमीकंडक्टर, मेमोरी, रजिस्टर, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। किस पे होते हैं? रजिस्टर पर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को कंप्यूटर को खरीदने के पहले ध्यान में रखने चाहिए? यथार्थता, विश्वसनीयता, गति और उपरोक्त सभी। पांच बार से पोल नहीं आया। चलो, तुम्हारे नाम में 5 अल्फाबेट्स हैं, अब की बार आएगा। यथार्थता का मतलब होता है ऑथेंटिसिटी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के कीबोर्ड का कूटन किसमें किया जाता है? कूटन यानी कोडिंग। बाउट, ASCII, BC डिक, एब्स डिक। इसको मैंने इतने डिटेल में कब बताया? आज ही बताया, कल बताया था, शाम वाली क्लास, दोपहर वाली क्लास में बताया ना आपको। फिर भी गलत कर रहे हो। निम्नलिखित में से EBCDIC किसका शॉर्ट फॉर्म है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBDIC कितने कैरेक्टरों को कोड कर सकता है? 256, 16, 32, 64। ये लास्ट प्रश्न है आपका। इसके आगे भी बहुत गूढ़ चीजें हैं, उसको समझना आवश्यक है। तो इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित तो उसकी हम बात करेंगे कल। इस शब्द को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।
9 बजे हिस्ट्री क्लास में। कल बताएंगे क्या होता है। ये फाइनल लीडर बोर्ड है। संजय फर्स्ट, कौशल सेकंड, हेमलता थर्ड, गुड़िया, शानवी, काजल, विदुषी, शवि, सृष्टि और विजेंद्र। इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। बाय बाय।